चुनौतियां इतनी कठिन हैं कि ये 100 साल भी कम है वास्तव में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज का संगठन एक तो बड़ा कठिन काम है। इस हिंदू समाज को संगठित करना ये बहुत ही दुष्कर कार्य है। ईश्वर को मानने वाले भी हिंदू हैं, न मानने वाले भी हिंदू हैं। चोटी कोई रखता है तो वो भी हिंदू है, जो न रखे वो हिंदू नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। और राजनीति को क्यों काजल की कोठरी मारा जाता है कि भाई इसमें जो गया उस पर दाग लगेगा ही लगेगा। एक बार धन प्रकाश जी ने मुझसे कहा था कि भाई जड़ खाकर फल नहीं खा सकते, उसके बाद उसका अलग महत्व है। तिरंगा तो हमारा राष्ट्र का ध्वज है, भारत का जो पहचान अब तिरंगा है, तो इसमें कोई संघर्ष नहीं है। संघ कार्यालयों पर भी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा जो है लहराया जाता है। हाँ, मैंने खुद पाथेगण के कार्यालय में हर बार ये कार्यक्रम किया। किसी न किसी को बुलाते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त, और तिरंगा बड़े शान से जो है फहरता था। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। इसी मंत्र को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकों अनेक कार्यकर्ता बचपन से लेके और अपने जीवन का यौवन, और उसके बाद हम कहें कि जो समय होता है वानप्रस्थ का, जो सन्यास का, उस समय तक अहर्निश संघ की साधना में लगे रहे। ऐसे ही लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं इस खास श्रृंखला में। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी ही कहानियां आज हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान कन्हैया लाल जी चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीमान कन्हैया लाल जी चतुर्वेदी बचपन से संघ के स्वयंसेवक हैं और विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपने जो है क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख तक की जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया। पाथेयकण जो संघ की जागरण पत्रिका है, उस जागरण पत्रिका के आप संस्थापक संपादक रहे। लगभग 35 वर्षों तक आपने उस जागरण पत्रिका का संपादन का कार्य भी किया। और खास बात दर्शकों के लिए ये है कि पाथेयकण को कहा जाता है कि राजस्थान के सर्वाधिक गांवों में जाने वाली जागरण पत्रिका, और लगभग एक दौर में तो 1,80,000 85,000 तक उसकी प्रतियां छपती थी। ये कोई कागजी प्रतियां नहीं है, कागजी आंकड़े भी नहीं है, गांव गांव तक हर एक व्यक्ति उस नाम से भली भांति परिचित है। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आखिर पहली बार संघ से परिचय आपका किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ? मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, 1958 की बात है जी। मसूदा एक अजमेर जिले में कस्बा है, अच्छा बड़ा कस्बा है। तो वहाँ जब मैं पढ़ता था तो एक एसटीसी में प्रशिक्षण के लिए आए थे अलवर से श्री गोपाल शर्मा जी। उन्होंने शाखा लगानी शुरू की, और चूंकि पिताजी स्वयंसेवक थे ही, तो उन्होंने मेरे को भी कहा कि शाखा में जाओ, तुम भी जाओ। और उन्होंने भी कहा श्री गोपाल जी ने कि भाई चलो, तो मैंने जाना शुरू कर दिया। सबसे पहला परिचय संघ से 1958 में आया। 1958 में आया, तो उस समय तो शाखा में खेल वगैरह से उससे आप आकर्षित हुए होंगे। हाँ, बस वो खेल ही खेल थे वहाँ। प्रार्थना भी नहीं होती थी। अच्छा। प्रार्थना भी कोई 15 दिन बाद होनी शुरू हुई, ध्वज तो लगता ही नहीं था जी। और वो शाखा भी कोई 2 महीने बाद बंद करनी पड़ी शायद श्री गोपाल जी को ही, क्योंकि वो मसूदा कांग्रेस का गढ़ था उस समय। और कांग्रेस के गढ़ में चुनौती कांग्रेस को कैसे दी जा सकती तो बड़ा कठिन रहा होगा। बड़ा कठिन। तो वो फिर वो एसटीसी कर रहे थे, एसटीसी चलती थी गढ़ में, और जो मसूदा के जिनका गढ़ था राव साहब, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बाद में एमएलए और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। अच्छा, तो उनके गढ़ में ही शाखा लगती थी उस समय? नहीं, शाखा तो लगती थी एक पार्क में, रानी सती पार्क। अच्छा। हॉस्पिटल के सामने पार्क था जी। पर वो गढ़ में एसटीसी थी। अच्छा, एसटीसी वहां होती थी। एसटीसी थी, तो वो चर्चा तो होती है कि भाई ये शाखा लगाते हैं, क्या है ये। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जो पहचान है वो संघ के कार्यकर्ताओं में खासतौर पर जब हम बात करते हैं तो पहचान पाथेयकण के साथ एक जुड़ गई है, क्योंकि लंबे समय तक आपने संपादन किया, 35 वर्षों तक। किसी से भी बात होती है तो
यही बात होती है, कन्हैयालाल जी कौन से पाथेयकण वाले, तो वो जो पहचान हो गई, उसकी शुरुआत कैसे हुई? पाथेयकण की शुरुआत जो है 80 के दशक में शायद हुई, तो क्या परिस्थितियां बनी, किस स्तर पर विचार विमर्श हुआ? ये 1984 की बात है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में ये तय हुआ कि भाई एक हर प्रांत से एक जागरण पत्रिका निकलनी चाहिए, और इसलिए निकलनी चाहिए कि जो पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, हाँ। वो साधारणतः ऐसे समाचार नहीं देती हैं जो राष्ट्र का उत्साह बढ़ाने वाले, समाज का उत्साह संवर्धन करने वाले पॉजिटिव समाचार वो नहीं देते हैं। आज तो अखबार क्राइम रिपोर्टर बन गए सारे के सारे हाँ, अखबार, बहुत अपराध की खबरें सिर्फ भरी पड़ी क्राइम हैं। रिपोर्टर, और कुछ होता ही नहीं है अखबारों तो में। जागरण पत्रिकाएं शुरू करने का विचार बना तो उस समय? ये उस समय ये बना कि भाई ऐसी पत्रिका निकलनी चाहिए हर प्रांत से जिसमें इस प्रकार के समाचार हों जो समाज का मनोबल बढ़ाने वाले, समाज में एक रास्ता बढ़ाने वाले, एकात्मता बढ़ाने वाले ऐसे समाचार हों। तो राजस्थान से भी, राजस्थान एक प्रांत था उस समय, तो राजस्थान से पाथेयकण 1985 में शुरू हुई, नव वर्ष के पहले दिन, मतलब वर्ष प्रतिपदा के दिन। यहाँ दर्शकों को ये बात बताना बहुत आवश्यक है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पाथेयकण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र होगा और उसमें संघ से संबंधित समाचार आते होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये विचार आया था समाज के ऐसे समाचार प्रकाशित करने का जिससे समाज का मनोबल बढ़ता हो, केवल संघ की खबरें नहीं, चाहे जो खबरें हो, लेकिन उनके कारण उनमें एक सकारात्मकता का भाव हो, समाज में एक स्वाभिमान का भाव जागृत रहे। इस प्रकार की खबरों के लिए जागरण पत्रिका प्रारंभ करने का विषय ये प्रारंभ हुआ उस नहीं, ये समय। तो प्रारंभ से तय था और कई बार हमको बताया भी गया और हम भी समझते थे कि भाई संघ के समाचार इसमें नहीं देने। लोग तो यही सोचते थे पहले तो कि संघ की संघ के समाचार नहीं देने हैं, और हम भी संघ के समाचार नहीं देते थे। सरसंघ चालक जी का कोई वक्तव्य आया, कोई कार्यक्रम हुआ बड़ा, तो उसका समाचार दे दिया, बाकी संघ के समाचार हम नहीं देते तो थे। ये जो तय हुआ कि जागरण पत्रिका निकाली जाएगी, उसके लिए आपका चयन कैसे हुआ? किन कार्यकर्ताओं ने, किन प्रचारकों ने या पदाधिकारियों ने आपसे चर्चा की, और उस समय उसके पहले तक क्या जिम्मेदारी थी आपके पास? मैं महानगर कार्यवाह था, जयपुर महानगर का। जी। अब ये क्या सोचा अधिकारियों ने, ये तो मुझको जानकारी नहीं, लेकिन जब ये प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद प्रांत प्रचारक माननीय सोहन सिंह जी, उन्होंने मुझको बुलाया और कहा भाई ये तय हुआ है। सोहन सिंह जी ने कहा? हाँ, सोहन सिंह ने कहा भाई जागरण पत्रिका निकालने का तय हुआ है। हाँ। तो मैं समझ गया कि भाई ये मुझको ये निकालनी है, पर मैं, चूँकि महानगर का काम भी काफ़ी, रिजर्व बैंक की नौकरी तो थी ही, तो मैं एक बार तो उसको अनसुना सा कर दिया, मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दिसंबर में उन्होंने फिर बुलाया एक बार, करे भाई अपनी जागरण पत्रिका शुरू नहीं हुई है। तो मुझको लगा कि अब गंभीरता से इस बात को लेना है, और मैंने कहा जी अब शुरू कर देते हैं। तो पहला पहला जो अंक निकला होगा, कितने पृष्ठ का अंक था, कुछ ध्यान में आ रहा है? पहला अंक निकला था, वो आप कहते तो मैं ले आता, मेरे पास है पहला अंक जो है जी। 8 पृष्ठ का था। अच्छा। और शुरू में मासिक था ये, नाम भी इसका सिर्फ पाथेय था। अच्छा, शुरू में पाथेय नाम से पाथेय शुरू था। हुआ। वो सोहन सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई नाम सोचो, तो मैं काफ़ी सोचने के बाद ये नाम ध्यान में आया कि भाई पाथेय नाम ठीक है। पर मैं बताने से संकोच कर रहा था कि ये पाथेय नाम बड़ा साहित्यिक है, ये एकदम से जबान पर आएगा कि नहीं, क्योंकि अखबारों के नाम ऐसे होते हैं जो जबान पर आ जाते हैं तुरंत। जी। फिर उन्होंने भी कहा कि भाई पाथेय कैसा रहेगा, तो मैंने कहे तो बड़ा आनंद आ गया। खुद ही कहा उन्होंने, वही पाथेय कैसा रहेगा। पाथेय का मतलब है जो पथ पर चलते समय रास्ते में जो सहायक हो। तो पाथेय, फिर वो उस नाम से, चूंकि पहले से कोई रजिस्टर्ड थी तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो हमने पाथेय कण लगा कण दिया, और जोड़ दिया फिर उसके साथ। फिर वो रजिस्ट्रेशन हो गया NI। तो शुरू में मासिक पत्रिका थी, 8 पृष्ठ की वो निकलती थी। 8 पृष्ठ की निकलती थी, 8 के फिर हमने 15 किए, 15 के 20 किए, तो प्रगति होती रही। फिर मासिक से पाक्षिक हुई, फिर वो कलर छपने लगी। जी। तो ये धीरे धीरे सब
समय के तो हिसाब से ये चलता रहा। पाथेयगढ़ में तो जिम्मेदारी आपके पास आई, और उसके साथ में जैसे आप बता रहे हैं कि उसके पहले जयपुर के महानगर कार्यवाह की आपके पास जिम्मेदारी रही, और क्या क्या जिम्मेदारियां रही इस संघ में? तो वो महानगर का काम और पाथेगढ़ दोनों चलते रहे काफी लंबे समय तक। जी। फिर जो है बड़े जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा होगा, उनको कुछ दया आई कि भाई बहुत ज़्यादा है इस आदमी के ऊपर। हाँ हाँ। तो उन्होंने 1994 में फिर मुझको प्रांत का प्रचार विभाग का काम दिया। 94 में प्रांत के प्रचार प्रचार विभाग का काम दिया। लगभग उसी समय प्रचार विभाग प्रारंभ भी प्रचार उसी समय विभाग हुआ होगा। प्रारंभ हुआ ही था, हाँ 94 में ही प्रारंभ हुआ। वो भी यहाँ कार्यकारी मंडल की बैठक थी, हाँ। उसमें तय हुआ कि वे एक प्रचार विभाग भी हम्म। जो है वो संघ का फिर होगा। प्रांत के प्रचार विभाग के आप प्रमुख रहे और क्षेत्र के भी उसके रहे। दो तीन साल बाद क्षेत्र का फिर बता दिया भाई क्षेत्र का काम देखें। ठीक है। अब क्या लगता है आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो लंबे समय तक प्रचार से दूर रहा, और अभी भी जब कई बार बात होती है तो यूं ध्यान में आता है कि बार बार में अलग अलग, चूंकि काम बहुत बढ़ गया, गतिविधियां हैं, अलग अलग संगठन हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण होता है उसमें बात कही जाती है कि प्रचार करना है विचार का, व्यक्ति का नहीं। बहुत एक ऐसा आग्रह रहता है, और प्रचार विभाग प्रारंभ करने में भी बहुत समय लग गया। 1925 में जो संघ प्रारंभ हुआ वो लगभग 93-94 में आके और प्रचार विभाग शुरू करता है। 60 साल के बाद। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, प्रत्येक संगठन के विकास के कुछ जो है सीढ़ियां होती हैं। राजस्थान के बहुत पुराने जो पुरोधा थे संघ कार्य के, लक्ष्मण सिंह जी, आपने सुना होगा हाँ, नाम, पुराने कार्यकर्ता जानते हैं। जी। उन्होंने एक बार मुझको कहा, वैसे ही गपशप चल रही थी, बोले कि देखो शुरू में तो प्रचारकों को अखबार पढ़ना की भी मनाही थी। अखबार पढ़ने की मनाही थी? अच्छा। कि अखबार नहीं पढ़ना है आपको। हम्म। उस स्टेज से निकले, फिर अखबार पढ़ना, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भी संघ के समाचार भी अखबारों में देना। तो संगठन के विकास के साथ उसमें जो है नई नई बातें जो है वो आज नए नए आयाम जुड़ते जाते हैं। पहले प्रचार से दूरी रखने की बात थी, अखबार पढ़ने की बनाई थी। फिर आखिर में प्रचार, लेकिन प्रचार विभाग भी संघ का प्रचार करने के लिए नहीं है, संघ के विचारों का प्रचार करने के लिए है। हिंदुत्व के विचार हैं उनका प्रचार करने के लिए है, लेकिन संघ का प्रचार करने के लिए नहीं है। अच्छा, आप के जीवन के बारे में जब कई लोगों से चर्चा होती है तो ध्यान में आता है, जैसे आपने बताया अभी कि बचपन में चूंकि पिताजी भी स्वयंसेवक थे आपके, तो एक संघ से परिचय तो प्रारंभ में ही हो गया, लेकिन आपकी जो पढ़ाई हुई कॉलेज में, वहां भी एक प्रकार से एक विरोधाभास की सी स्थिति थी कि संघ विचार के लोग एक तरफ काम करते थे, विरोधी विचार के लोग भी काम करते थे। वहां का कोई अनुभव, कोई संस्मरण कॉलेज के समय का कुछ ध्यान में आता हो तो? हायर सेकेंडरी करने के बाद मसूदा से फिर मैंने रीजनल कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया। 4 साल का कोर्स है टेक्नोलॉजी का जी। तो वहाँ प्रथम वर्ष में ही सक्सेना जी से संपर्क आया, और धीरे धीरे जो है वहाँ शाखा शुरू हुई, उस शाखा में जाने लगे। तो वहाँ ऐसा नहीं था कि भी एक और संघ समर्थक एक और संघ विरोधी, तो संघ विरोधी विरोध था वहाँ। अच्छा, विरोध ही विरोध था। उस समय तो हम तो बहुत थोड़े से थे, मिनी मिनी स्कूल जो है इसको कहते हैं, बिल्कुल बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में थे। ये जोरदार शब्द है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। जी। बहुत थोड़े से मतलब, और विरोधी विरोधी थे, मतलब बड़ा मजाक बनाते थे। कई बार तो हमारी जो नेकर फाड़ देते थे कुछ हमारे सहपाठी जो है। अच्छा। कुछ और उपद्रव करते थे, तो भी हम बिल्कुल हिम्मत के साथ जाते थे शाम को। और शाखा कॉलेज परिसर में नहीं लगती थी, कॉलेज परिसर के बाहर लगती थी। अच्छा। तो भी हमारे ये देखिए कि हमारे यहाँ जो साम्यवादी लोग थे उन्होंने संसद में ये प्रश्न उठवा दिया। अच्छा। कि रीजनल कॉलेज में संघ की शाखा कैसे लगती है, और जो सक्सेना जी है संघ से कैसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। पर उस समय तो क्या है कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, ये 65 की बात है। अच्छा।
65 की बात है। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो इसलिए बात ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं, लेकिन संसद में ये सवाल उठा, तो रीजनल कॉलेज अजमेर का जो संघ कार्य है वो संसद तक संसद पहुंच तक गया। पहुंच गया था, वो सवाल उठा था, मेरे को ध्यान है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि एक शाखा की बात जो है उसकी गूंज संसद तक भी पहुंच जाती है। बड़ा जोरदार मामला है। खैर, बात करेंगे जिस तरीके से कॉलेज लाइफ में जो सारी बातचीत रही, उसके बाद में आप जयपुर आए, जयपुर में कामकाज, संघ का काम, रिजर्व बैंक की नौकरी के साथ में आपने तालमेल जिस तरीके से बिठाया, प्रचार विभाग में जो आपके पास जिम्मेदारी रही, और प्रचार विभाग में भी जो जिम्मेदारी रही उस दौरान ही, यदि मेरे को ठीक से जानकारी है, तो एक दौर ऐसा भी आया कि जब कुछ समाचार पत्रों की बात करें, या सीधी बात करूं मैं नाम लेकर, तो राजस्थान पत्रिका की कुछ समाचारों को लेके और संघ में एक वर्ग की नाराजगी, इस प्रकार का विषय आया, और उसके बाद कुछ प्रतियां जलाने की भी बात हुई। तो उस समय क्या कुछ उहापोह की स्थिति बनी? क्या सामूहिक निर्णय था, या फिर ये जो कदम उठाया गया? क्योंकि दूसरी तरफ ये देखते हैं, बहुत पत्रकारों से भी बात होती है, वो कहते हैं कि संघ के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी तमाम चैनल्स भी करते रहे हैं, समाचार पत्र भी करते रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं भी, और बहुत तीखा लिखते रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी कि सीधे सीधे संघ की ओर से किसी संस्थान का या पत्र पत्रिका का विरोध कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? ये किसने निर्णय लिया मुझको पता नहीं, लेकिन मैं कतई असहमत था, और मैं आज भी मानता हूँ कि इस समय सबसे अच्छा अखबार राजस्थान पत्रिका ही है, जो जयपुर से जो निकलते हैं उनमें से जी, उसमें विश्वसनीय खबरें राजस्थान पत्रिका में ही रहती हैं, और पढ़ने की भी कुछ खबरें राजस्थान पत्रिका में रहती हैं। नहीं, तो आपके बीच पास में उसमें जब ये सवाल आया कुछ, तो मैंने कहा कि भाई ये अखबारों का काम है, समाचार पत्र आलोचना भी करेंगे आपकी, कहीं प्रशंसा की बात होगी तो प्रशंसा भी करेंगे। तो मैंने कहा इसको मतलब ज़्यादा इमोशनली नहीं लेना चाहिए। पर पता नहीं किसने निर्णय लिया, क्या हुआ, लेकिन वो बैकफायर हो गया, मतलब उससे निर्णय का उल्टा असर हुआ। राजस्थान पत्रिका की लोकप्रियता बढ़ गई, वो हम भी जानते थे कि लोकप्रियता बढ़ेगी ही। और पत्रिका के भी जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनका टेलीफोन आया मेरे पास कि भाई अब तक जो है एक वर्ग समाज का वो नहीं पढ़ता था राजस्थान पत्रिका, अब वहां भी पहुंचने लगे, वहां भी पहुंचने लग गए, वो भी मंगाने लगे कि भाई संघ वालों ने जलाई है तो हम भी पढ़ेंगे। क्या चीज है, कैसी। पर आपके पास उस समय क्षेत्र के प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी थी? मैं, हाँ, क्षेत्र के प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी थी। तो आपने तो अपनी असहमति जताई उस विषय हाँ, को नहीं, लेके। मेरे से चर्चा हुई थी तो मैंने कहा कि ये कोई, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अधिकारी जो है वो कई बार भावनाओं में आके कोई निर्णय ले लेते हैं, पर यह निर्णय तो किसी भी हालत में नहीं लेने का निर्णय था। किसी अखबार को जलाना, ये मैं तो कतई सहमत ही नहीं हूँ इस प्रकार की बातों से, पर ले लिया, ये हो गया। ये श्री गुरु जी के कई जो है विषय इस प्रकार के ध्यान में आते हैं कि जब संघ पर प्रतिबंध लगा और जब श्री गुरु जी बाहर आए जेल से, तो भी उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, और वो उदाहरण जो है वो देते रहे कि 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है, और गलती से कभी जीभ पर दांत लग जाए तो दांत नहीं तोड़े जाते। तो इस प्रकार की भी बातें निश्चित रूप से उस दौर में हुई ही होंगी। हाँ, नहीं, श्री गुरु जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम तो संपूर्ण समाज का संगठन करने का स्वयंसेवकों का काम है, और समाज में सब तरह के लोग हैं, विरोधी भी हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि भाई ये फ्यूचर के स्वयंसेवक हैं। अभी नहीं आ रहे हैं तो बाद में आ दे आर जाएंगे। स्वयंसेवक इन द मेकिंग, ये बन रहे हैं ये स्वयंसेवक। सकारात्मकता वाली बात है। हाँ, तो हम तो संपूर्ण, इसलिए क्या है कि श्री गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, और उस समय ये कहना जरूरी भी था, क्योंकि कटुता पैदा होने की संभावना काफी थी उस समय, क्योंकि जैसा अत्याचार उस समय एक
पार्टी के लोगों ने किया, हम्म, वो 84 की याद कर लेनी चाहिए। मतलब उससे अधिक बर्बर अत्याचार उस समय नागपुर में चित्पावन ब्राह्मणों पर हुए। अच्छा। मतलब उस समय जो भैया जी दानी जो सरकारवा थे, उनका घर जला दिया, उनका फार्म जला दिया। तो इसलिए कटुता की संभावना थी, क्योंकि काफी समय तक जेल में रहे बहुत सारे कार्यकर्ता। तो उस कटुता को समाप्त करने लेकिन के फिर लिए भी भी श्री गुरु जी ने स्नेह की ही बात कही। हाँ, श्री गुरु जी का ये बहुत आवश्यक था ये। हाँ, तो श्री गुरु जी का मार्गदर्शन बिल्कुल ठीक था, समयोचित था। श्री गुरु जी का तो बड़ा दिव्य व्यक्तित्व था उनका जी। आपका कभी मिलना हुआ? हाँ, मैं उनके साथ रहा भी। अच्छा। कुछ समय तक। ये 1972 की बात है। वो शांत होने के पहले उनका आखिरी प्रवास राजस्थान का ही था। उसमें अजमेर में भी उनका कार्यक्रम था, तो मैं उनके साथ रहा था कुछ समय तक। श्री गुरु जी का दर्शन मैंने कई बार किया। 66 में जब प्रथम वर्ष किया तब भी श्री गुरु जी वर्ग में 3 दिन रहे थे। तो श्री गुरु जी से लेके और मोहन जी भागवत तक जितने भी सरसंघ चालक हुए हैं, सबसे आपका लगभग मिलना जुलना हुआ होगा, और एक बार नहीं कई बार मिलना हुआ होगा। तो अलग अलग जो सरसंघ चालक ये हुए हैं, हर एक व्यक्ति में अपनी अपनी एक विशिष्टता होती है, कुछ न कुछ खास बात होती है जो विशेष रूप से दिखती भी है और लोगों को आकर्षित भी करती है। तो हम चाहेंगे कि एक एक सरसंघ चालक जी के आधार पर, क्योंकि डॉक्टर साहब से तो आपका नहीं हुआ होगा मिलना जुलना, उनके निधन के बाद में जन्म हुआ, तो श्री गुरु जी से लेके फिर बाला साहब देवरस, रज्जू भैया, और फिर सुदर्शन जी, और फिर मोहन जी भागवत, क्या कहें? नहीं, इनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं, मैं तो सामान्य स्वयंसेवक हूँ। लेकिन श्री गुरु जी का तो दिव्य व्यक्तित्व था, मैंने बताया आपको। और बाड़ा साहब से भी मेरा नज़दीक का संपर्क रहा काफ़ी। सामाजिक समरसता की ओर विशेष ध्यान था उनका, और उनके कार्यकाल में सामाजिक समरसता की ओर स्वयंसेवकों का प्रयास थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा। रज्जू भैया का जो कार्यकाल था उस समय भी परिस्थितियां बड़ी विकट थी। उस समय सारे जो है वो देश में और इंटरनेशनली भी काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। उसमें रज्जू भैया का उनसे भी मेरा बहुत नज़दीक का संबंध रहा और आखिर तक रहा। अच्छा, उनका तो थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। और वो पुणे में जब वो थे वहाँ कौशिक आश्रम में, तब मैं मिला था उनसे। अच्छा। सरसंघ चालक के दायित्व से जो है मुक्ति लेने के बाद वहीं रहे थे वो, तो मिला था मैं उनसे। सुदर्शन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। सुदर्शन जी जो है वो भी मतलब अद्भुत व्यक्ति थे, और यूँ कहना चाहिए कि सुदर्शन जी केवल मस्तिष्क थे, मतलब यूँ कहना चाहिए मस्तिष्क के मस्तिष्क थे। अच्छा। इतनी सारी भाषाओं की जानकारी, इतने सारे विषयों की जानकारी, आप किसी भी विषय की बात करें तो तुरंत वो उस पर वो, और लगता था कि ये तो इस विषय के एक्सपर्ट है। बहुत सारे विषय की जानकारी। लेकिन भागवत जी का सरसंघ चालक बनना ये संघ के लिए भी, स्वयंसेवकों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। वर्तमान परिस्थिति में मैं एक सामान्य स्वयंसेवक के नाते मानता हूँ कि वो सर्वश्रेष्ठ सरसंघ चालक हैं उस समय। उनका मार्गदर्शन बहुत ही समयोचित है, समयानुकूल है, और इस विकट परिस्थिति में पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो संघ अपने मार्ग से डिगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात और करेंगे कि खासतौर पर मीडिया जिस तरीके से चीज़ों को उठाता है, पिछले कुछ वर्षों में जो सरसंघ चालक हैं मोहन जी भागवत, उनके कुछ बयान इस तरीके के आए मुस्लिम समाज को लेकर भी कि हम सबका डीएनए एक ही है। एक बयान उनका आया कि हर मस्जिद के पीछे मंदिर ढूंढना बंद करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो है वो अलग तरह की प्रतिक्रिया आती है कि आखिर संघ को ये सब कहने की क्या आवश्यकता हो गई। क्या क्या कहना चाहेंगे? जो छिद्रान्वेषी हैं या जो नकारात्मक सोच के हैं, उनकी प्रतिक्रिया ऐसी होनी स्वाभाविक है। अब उन्होंने बड़े स्वाभाविक रूप से कहा कि भाई
मोरोपंजी पिंगले का उन्होंने संदर्भ दिया। हाँ, 75 वर्ष की आयु वाली हाँ, जब बात आई। कि अगर शाल उड़ा दिया जाए तो समझो कि अब अलग होने का समय आ गया है। और वो बड़े हल्के उन्होंने मतलब उसमें मजाक के उसमें स्वर में ये बात कही। हाँ। लोगों ने उसी को गंभीरता से ले लिया। नहीं, लेकिन उस चीज को मीडिया ने भी जिस तरीके से प्रचारित किया, और चूंकि खुद मोहन जी भागवत भी 75 वर्ष के होने वाले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 के होने वाले थे, लेकिन साथ में इस चीज को यहाँ भी जोड़ के देखा जा सकता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग प्रारंभ हुआ तब से बहुत से नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, और 75 वर्ष की आयु होने के बाद में मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं दिया गया। तो ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी था कि क्या कहीं कुछ संकेत हो रहा है। नहीं, सामान्य रूप से मेरा भी ये मानना है कि 75 के बाद आदमी को स्वयं सक्रिय जो है वो कार्य से अलग हो जाना चाहिए। मैं भी 75 का हो गया, मतलब मोदी जी की मेरी उम्र लगभग बराबर सी है। अच्छा। मैं उससे 12 दिन बड़ा हूँ। हम्म। मेरा 5 सितंबर का, उनका शायद 17 सितंबर का है। अच्छा। तो मैं भी हो गया हूँ, तो मैं भी अब सक्रिय नहीं हूँ और मैं रह भी नहीं सकता अब सक्रिय। लेकिन जो रह सकते हैं उनको रहना चाहिए। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मार्गदर्शन कर सकते हैं भी कुछ वर्षों तक, और तो उनको करना ही चाहिए। उनको क्यों ये 75 की सीमा। अभी हाल ही में आपकी पुस्तक आई धर्म संस्थापनार्थ है। हाँ, तो उसमें भी बहुत सारे विषय जो है वो अलग अलग प्रकार के आपके संस्मरण भी हैं, और बहुत सी चीजों पर दृष्टिकोण भी है। लेकिन उनमें जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो एक दो स्थानों पर मैंने ये पढ़ा, उसमें ये लिखा गया कि इन बातों को संघ की आलोचना के रूप में नहीं देखा जाए। एकदम सीधी खरी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने कही। तो ये जो लाइन नीचे साथ में आई है एक दो स्थानों पर कि इसे संघ की आलोचना नहीं समझा जाए, क्या कहा जाए कि संघ में अलग अलग प्रकार से खुलकर इस प्रकार से विचार रखने पर या अपनी बात सीधे कह देने पर किसी प्रकार का कोई अंदर अलग तरह का विरोधाभास होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर एक स्वयंसेवक के नाते से मुझको लगता है कि भाई मुझको आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने लिखा भी ये आलोचना नहीं है, ये समालोचना है। समालोचना। मैं चाहूंगा दर्शकों को ये एक बार थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए, आलोचना और समालोचना। समालोचना जो उसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक तो होता है क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए आलोचना। एक कंस्ट्रक्टिव की भी हाँ कुछ जो उसमें कुछ अगर सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लगता है कि भाई इस समय हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उसकी ओर मैंने कोशिश की है पुस्तक में कि भाई थोड़ा सा उनका संकेत किया जाए उस ओर। जी। और उस पुस्तक की भी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन बात अब चूंकि इस तरह की आ गई है तो 6 दशक से ज्यादा का अनुभव हो गया संघ में आपको काम करते हुए, और श्री गुरु जी से लेकर मोहन भागवत जी तक की पीढ़ी को आप देख रहे हैं, साथ में काम करने का भी आपको अवसर मिला। क्या कुछ परिवर्तन आपको लगता है पिछले 6 दशक में काम करते करते? और स्वाभाविक है परिवर्तन आते भी हैं, व्यक्ति बदलते हैं, उनके काम करने का तरीका बदलता है। जो 60 का दशक था उस समय जो काम करते थे, जिस प्रकार से नीतिगत आधार पर जो निर्णय होते थे, आज जो निर्णय होते हैं, जितना खुलकर उस दौर में कह सकते थे कि अभी भी वैसी ही स्थिति है? ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। नहीं, पर अभी 2-3 वर्ष पहले तक तो आप रहे ही हैं। नहीं, पाठ्यक्रम में जरूर रहा, लेकिन इस तरह की जो है बैठकों में मैं शामिल नहीं था, इसलिए मैं कह नहीं सकता भाई क्या स्थिति है। अच्छा। लेकिन क्या है कि परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, विकास भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। फिर क्या है कि किसी भी कार्य का जब विस्तार होता है तो ये स्वाभाविक है कि उसमें कुछ जो है वो थोड़ा हल्कापन आता ही आता है, स्तर वो नहीं रहता है। अब जिन स्वयंसेवकों का स्तर 1925 में जो स्तर था वो बाद में नहीं रहा, 1950 में नहीं रहा, 50 में जो था वो 75 में नहीं रहा। तो ये स्वाभाविक है भाई। सूर्य जो है अब जब जहाँ चमकता है वो 3000 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन पृथ्वी तक आते आते उसका तापमान रह जाता है अधिक से तो 50 डिग्री 55 डिग्री। तो इतना जो है ह्रास हो जाता है। तो वैसे ही विस्तार जब होता है कार्य का तो उसमें
ये कुछ ह्रास होने की संभावना रहती है, लेकिन मुझको लगता है कि ये ह्रास होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये समय ज़्यादा कठिन है, चुनौती भी ज़्यादा कठिन है, और इस समय जो है दृढ़ संकल्पित और जैसे वीरव्रती और ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवकों की, कार्यकर्ताओं की आज ज़्यादा जरूरत है। संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, और प्रारंभ के जो सरसंघ चालक थे उन्होंने क्या कल्पना की होगी कि 100 वर्ष बाद संघ ऐसा होगा, इस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या कहना चाहिए? डॉक्टर जी की बड़ी जीवनी मैंने कई बार पढ़ी है, और वो सबको पढ़नी चाहिए, पढ़ने लायक है वो। उसमें डॉक्टर जी का यही कथन आता है कि याची देही याची डोला, मतलब याची डोला, मतलब इसी आयु में इसी शरीर से कार्य को संपूर्ण कर लेंगे, पर वो नहीं कर पाए। उनके जब निधन हुआ तो संघ का कार्य पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुका था, लेकिन जो लक्ष्य जो उसकी प्राप्ति नहीं हुई। श्री गुरुजी 33 साल रहे तो भी लक्ष्य जो है अधूरा रहा। चुनौतियां इतनी कठिन हैं कि ये 100 साल भी कम है वास्तव में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज का संगठन एक तो बड़ा कठिन काम है। इस हिंदू समाज को संगठित करना ये बहुत ही दुष्कर कार्य है। जब संघ के कार्यकर्ता हिंदू समाज की बात करते हैं तो बहुत से पत्रकार, बहुत से लोग ये कहते हैं कि केवल हिंदू का संगठन ही क्यों, अन्य लोगों का क्यों नहीं? नहीं, हमको क्या है कि जो हिंदुओं की जो बड़ा समाज है उसकी चिंता ज़्यादा है। हमको लगता है कि भाई हिंदू समाज अगर ठीक हो गया तो पूरा देश ठीक से चलने लगेगा। राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच की स्थापना भी होती है इंद्रेश कुमार जी के माध्यम से। हाँ, नहीं, राष्ट्रवादी मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मुस्लिमों में जो है अगर राष्ट्रवादी मंच अगर है, बनता है तो बहुत अच्छी बात तो है। दरवाजे खुले हैं ना संघ के, उनके लिए भी। नहीं, दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मुस्लिम भी शाखा में आए हैं। मैं दर्शकों तक यही विषय पहुंचाना चाह रहा था। हाँ, मुस्लिम जो है कोई रोक नहीं है संघ में आने में जी। कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी के आने पर रोक, किसी रिलीजन के मानने वाले की रोक नहीं है। कुल मिला के संघ का जो हिंदू है वो अलग प्रकार का है, जिसको सामान्य समाज अलग समझता है। केवल राम कृष्ण की पूजा करने वाला, केवल वो विषय नहीं है। मैं चाहूंगा दर्शकों तक ये एक बार स्पष्टता हो जाए। नहीं, हिंदू का पूजा पद्धति से कोई संबंध ही नहीं है जी, ठीक है ना। हिंदू जो धर्म है वो तो बिल्कुल अलग बात है, मतलब बहुत विशाल कल्पना है। मैं यही चाह रहा था कि दर्शकों तक ये थोड़ी सी स्पष्टता हो जाए। हाँ, हिंदू धर्म का जो है उपासना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई ईश्वर को मानने वाला भी हिंदू है, न मानने वाले भी हिंदू है। चोटी कोई रखता है तो वो भी हिंदू है, जो न रखे वो हिंदू नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो पहनावे से, खान पान से, उपासना पद्धति से, इससे हिंदू का कोई संबंध ही नहीं है। हिंदू तो एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक राष्ट्रीयता है, बहुत व्यापक कल्पना है। और हिंदू धर्म चूंकि ये ऐसा विचार है कि इसमें विश्व का कल्याण करने की क्षमता है, हम मानते हैं ये निश्चित रूप से ये होगा ही कि हिंदू विचार पर चलकर ही विश्व में जो है सामंजस्य और परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो सकेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई हिंदू समाज अगर शक्तिशाली हुआ, संगठित हुआ, तो जो अपने आप वो विश्व के लिए भी ये जरूरी है, विश्व की शांति के लिए, विश्व में बंधुत्व के लिए ये विचार निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, उन्होंने कहा याची देही याची डोला, इसी शरीर से, इसी काया से, इन्हीं आंखों से वो सारा कार्य देखना चाहते हैं। उनके बाद में श्री गुरुजी जब सरसंघ चालक बने, श्री गुरुजी का क्या कुछ कोई कथन, कोई बात इस प्रकार के ध्यान में आती है कि अर्धशताब्दी या शताब्दी मनाने को लेकर क्या कहते थे? श्री गुरुजी का मैंने वो समग्र दर्शन का जो है वो उसमें पढ़ा है मैंने कि भाई संघ को अपनी शताब्दी नहीं मनानी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है नहीं मनानी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 50 साल पूरे होने से पहले ही हमको लक्ष्य प्राप्त करके संघ को समाज में विलीन कर देना है, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन हाँ,
पूछो। अभी हमने जो है ये जब प्लान किया आपके साथ बात करने का, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने थोड़ा सा प्रचार किया कि कुछ दर्शक यदि आपसे कुछ पूछना चाहें तो कुछ प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। मैं उसी तरीके से, जैसा सीधा प्रश्न आया है उसी तरीके से आपसे पूछता हूँ। ओम प्रकाश जी का प्रश्न है कि एक दौर में संघ के कार्यकर्ता राजनीतिक मंचों से दूर रहते थे और इस दौर में बहुत से कार्यकर्ता राजनीतिक मंचों पर भी दिखते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ भी दिखते हैं। क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ सीधे संघ की जिम्मेदारी वाले कार्यकर्ताओं का इस तरह से मंच पर आना क्या उचित है? देखिए, एक तो पहले स्पष्ट कर दूं कि मेरा जो भी उत्तर हो, जो भी जो है स्पष्टीकरण हो, वो आधिकारिक नहीं होगा, वो आपका क्योंकि विचार है केवल। मेरा विचार है, मैं सामान्य स्वयंसेवक के नाते से व्यक्त कर रहा हूँ। जी। तो मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है। हम्म, राजनीति से स्वयंसेवक हमेशा अलग रहे। हम्म, जिस स्वयंसेवक की राजनीति में काम करने की इच्छा हो, वो राजनीति में जाने के लिए स्वतंत्र हमेशा रहा, और उसको हम भी जब जो है उसमें कार्यकर्ताओं में थे, तो हमने जिनको इच्छा होती थी उनको भेजते थे राजनीति में। हम्म, लेकिन राजनीति के साथ कार्यकर्ताओं का घालमेल, ये मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। ये उचित नहीं। क्योंकि इसका क्या है कि संगठन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम्म, जैसे कल परसों ही बात चल रही थी कहीं कि भाई राजस्थान में तो जो है संघ की सरकार चल रही है। हम्म, अब संघ कोई सरकार नहीं चलाता है। मतलब हमारे सारे सरसंघ चालक भी और बाकी अधिकारियों से, ब्रह्मदेव जी हैं, बाड़ा साहब से मैंने खूब सुना है, हम्म, वो कहते थे भाई संघ जो है कुछ नहीं करेगा हम्म, और स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं। हम्म, स्वयंसेवक हर क्षेत्र में जाने के लिए, सक्रियता से काम करने के लिए स्वतंत्र है। हम्म, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल कार्यकर्ताओं का निर्माण करेगा। जी, ध्येयनिष्ठ, संस्कारवान, हिंदुत्वनिष्ठ, राष्ट्रभक्त ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण ये फैक्ट्री जो है, संघ नाम की फैक्ट्री, वो करेगी। नहीं, पर पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता संघ के बड़े पदाधिकारियों से तो मिलते रहे हैं, कोई मार्गदर्शन लेना है, कोई चर्चा करनी है, वो होती रही होगी। इस दौर में भी वो चीज होती है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था। आज तुरंत वीडियो आ जाते हैं, फोटो आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया के कारण ज्यादा घालमेल की सी स्थिति हो रही है? सोशल मीडिया के भी कारण भी है और वैसे भी है। वास्तविकता में भी कुछ सक्रियता वास्तविकता वहां में बढ़ी भी है। हम है, बड़ी है कुछ। अपने कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाई राजनीतिक कार्यकर्ता जो पार्टी कार्यकर्ताओं से कुछ मेल जोल कुछ जो ज़्यादा है कुछ। तो ये इसका मैंने कहा ना कि इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है। एक जोगेंद्र सिंह जी का प्रश्न हमारे पास आया है, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि बार बार में एक विषय आता है मराठा और राजपूत, इनके बीच संघर्ष की बातें आती हैं। हाल ही में जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसको भी एनसीईआरटी की पुस्तक में जो है वो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत दिखाया गया। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये सारे विषय वो लोग उठाते हैं कि जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। भाई हिंदू समाज के अंग हैं मराठा भी, राजपूत भी, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी हिंदवी स्वराज की स्थापना का प्रयत्न किया। महाराणा प्रताप तो स्वतंत्रता की मशाल लेकर खड़े रहे, अकबर जैसे जो है शक्तिशाली जो है आक्रमणकारी के खिलाफ। तो ये सब भारत के गौरव हैं ये सब। लेकिन क्या है कि जातियों में बांट के सोचना। अब मैं अखबार में आज ही पढ़ा मैंने कि वाल्मीकि समाज ने जो है वो महर्षि वाल्मीकि का जुलूस निकाला। भाई अब महर्षि वाल्मीकि पूरे हिंदू समाज के हैं। मतलब हमने पाठ्यक्रम में भी उन पर विशेष अंग निकाले हैं, उनके कई बार चित्र दिए हैं। तो ये जो जातियों में बांट कर देखना, ये महापुरुषों को बांट लिया, महापुरुषों को ही बांट दिया, प्रत्येक चीज जाति के हिसाब से सोचना, ये क्या है कि देश और समाज को जो तोड़ने वाले लोग हैं
उन तत्वों का यह षड्यंत्र है। ये तो ये समझा जा सकता है आपके इस कथन से, यदि मैं ठीक समझ रहा हूँ तो, कि चाहे तेजा जी हो तो एक जाति उनके आयोजन करती है, चाहे देवनारायण जी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे महाराणा प्रताप की बात हो जाए, केवल एक जाति के लोग यदि इनके कार्यक्रम करते हैं तो इनको छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा बनाने का प्रयत्न पूरा हिंदू समाज को करना चाहिए। अगर बाकी हिंदू समाज शामिल नहीं होता है तो शामिल होना चाहिए। महाराणा प्रताप पूरे देश के महापुरुष हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के महापुरुष हैं। एक प्रश्न आया राजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि संघ 1925 से काम कर रहा है सामाजिक समरसता को लेके, और जैसा आपने अभी चर्चा में भी कहा कि बाला साहब देवरस तृतीय सरसंघ चालक, उनका तो बहुत जोर था सामाजिक समरसता पर। शायद मैं ठीक याद कर रहा हूं तो एक कथन मुझे याद आ रहा है, बचपन में कहीं सुना था कि यदि दुनिया में अस्पृश्यता अपराध नहीं है तो फिर कुछ भी अपराध नहीं है। हाँ, बसंत व्याख्यान माला में पूना में कहा उन्होंने। हाँ, तो इस प्रकार की जब बात हुई और वर्षों से जब काम चल रहा है, फिर भी आज जातियों में वैमनस्यता और इस प्रकार के तनाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो सामाजिक समरसता प्राप्त करने में क्या लगता है अभी कितना और समय लग जाएगा? ये तो नहीं कहा जा सकता कितना समय लग जाएगा, लेकिन अभी अपनी बात हुई कि हमको लक्ष्य पूरा करने में क्यों 100 साल भी कम पड़े और क्यों अभी और समय की जरूरत है। क्योंकि जितना काम हम करते हैं समाज को इकट्ठा करने का, संगठित करने का जी, उससे ज्यादा समाज को तोड़ने वाले काम करते हैं। तो समाज में विभिन्नता पैदा करने वाले, वैमनस्य उत्पन्न करने वाले ऐसे लोग हमसे ज्यादा सक्रिय हैं, और चूंकि उनकी बात स्वार्थों से जुड़ी होती है तो लोग बाग जल्दी उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। इसलिए ये कह नहीं सकते कब समाप्त होगा, लेकिन स्वयंसेवक इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और अब तो जो है मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी इसके लिए प्रयत्नरत है कि ये होगा, निश्चित रूप से होगा, ये तय मानिए। और मेरे को लगता है कि आने वाले 25 सालों में ये सामाजिक समरसता निश्चित रूप से स्थापित होगी भारत में। दिलीप जी शर्मा का एक प्रश्न है, उनका ये कहना है कि दिल्ली में बैठने वाले तथाकथित पत्रकार जिनकी जबान अंग्रेजी है, अंग्रेजी ना कहा जाए या अपने आप को थोड़ा सा उच्च वर्ग के जो मानते हैं, उस वर्ग में संघ को लेकर स्वीकार्यता अभी भी नहीं आ पाई है, और संघ का नाम आते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? नहीं, कारण कुछ नहीं है। कारण उनकी शिक्षा और उनकी जो क्या नाम से ब्रिंगिंग अप जो हुई है जैसा वातावरण में, ज्यादातर मिशन स्कूलों में पढ़े। मिशन स्कूलें जो है विद्यार्थी को डी नेशनलाइज कर देती है, अच्छा, अराष्ट्रीय बना देती है। ये इसमें बिल्कुल मैं निसंकोच कह रहा हूँ, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि मिशन स्कूल में केवल एक काम होता है कि वो अराष्ट्रीय बना देना, राष्ट्रीयता से विमुख कर देना, ये काम होता है। तो वहाँ पढ़े हुए मिशन स्कूलों में फिर जो है वो शिक्षा पद्धति जिसमें जो अब तक पढ़ाया जाता रहा वो सब उन्होंने पढ़ा है, उसमें वही पढ़ा है बाबर अकबर महान, और वो हमने भी यही पढ़ा था कि मुगलों के शासन पर तो इतिहास की पुस्तकों में जो है कोई 400 पृष्ठ रहते थे और बाकी इतिहास जो है 50 पृष्ठों में रहता था। तो वो सब पढ़ा है, इसलिए उनका मानस वैसा ही बना हुआ है। हिंदू की बात सुनते उनको लगता है ये सांप्रदायिकता है। उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है, तो उनका दोष नहीं है। कन्हैयालाल जी का कहना है कि शिक्षा दीक्षा जैसी हुई है उसका मस्तिष्क पर, मन पर, स्वभाव पर तो असर पड़ना ही है। इसीलिए कई बार हम लोगों ने सुना होगा मंचीय कवि भी अपनी ये पीड़ा जो है वो कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मुझे किसी कवि की नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा सुना, और उन्होंने कहा जब बात आती है कि मुगलों के बारे में यदि 400 पृष्ठ लिखे जाते हैं और जो मूल रूप से भारतीय नायक रहे उनको 4 पेज में निपटा दिया जाता है, तब कवि की लेखनी चलती है और वो लिखते हैं कि होने पर आजाद देश अपने कलंक सब धोता है, शासक ऐसे मिले कि बाबर हंसता और राम रोता है। खैर, इस तरह की स्थितियां रही और शिक्षा नीति को लेकर भी फिर तमाम तरह के परिवर्तन, और अब जब एनईपी जब आ गई तो उसमें भी कई सारे परिवर्तन करने की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति
वो जब आई है तो कई सारे परिवर्तन करने का उसमें प्रयास हो रहा है, अपने मान बिंदुओं, अपनी विरासत और अपने महापुरुषों पर स्वाभिमान का भाव जागृत हो, इस प्रकार का प्रयास भी हो रहा है। फिर से आएंगे आपकी पुस्तक को लेके कि वर्षों तक पाठ्यक्रम में आप लिखते रहे, अलग अलग विषय आया, विचार आए, बहुत से अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए भी लिखते रहे होंगे। पुस्तक लिखने का विचार ये आखिर कैसे आया? मेरा बिल्कुल विचार नहीं था पुस्तक लिखने का, लेकिन पाठ्यक्रम से सेवानिवृत्ति लेने के बाद आपके जैसे मित्रों ने कहा कि भाई लिखो आप। अब वो मैं कुछ समय तक तो टालता रहा, फिर जब उनका आग्रह बढ़ा, जब सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई नहीं लिखनी है, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और लिख दी। फिर काजल की कोठरी उसमें एक पार्ट है। हाँ। और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ वो विषय है, उसको लेकर क्या कुछ वो पाठकों की कुछ विशेष कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिली? या फिर इसके साथ ही एक प्रश्न और भी है कि उस पुस्तक के अलग अलग खंड हैं, बहुत से भाग हैं, उसमें कौन सा आपको, जो आपके पास में जो भी फीडबैक आ रहा होगा, किस खंड को लेके जो है वो सर्वाधिक लोगों में एक प्रकार से हम कहें कि जिज्ञासा का भाव रहा? नहीं, कई मित्रों ने पुस्तक पढ़ी है, पूरी पढ़ी है जी। और सभी ने कहा कि हमने एक बार शुरू करने के बाद इसको फटाफट पूरी कर लिया। मतलब इतना, मतलब उनको लगा कि भाई प्रवाह है, इसमें इंटरेस्ट भी है। अब सब लोग किसको कौन सी बात अच्छी लगी है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे काजल की कोठरी है, ये पुस्तक का नाम धर्म संस्थापनार्थाय है और कुछ संयोग ऐसा बैठा कि इसके अध्याय भी 18 ही अध्याय इसमें हुए पूरे। तो मैंने कहा ये भी संयोग है, भगवत गीता में भी 18 अध्याय थे, इस पुस्तक के भी 18 अध्याय हैं। तो खैर, काजल की कोठरी में ये बताने की कोशिश की है कि भाई जनसंघ की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और राजनीति को क्यों काजल की कोठरी मारा जाता है, कि भाई इसमें जो गया उस पर दाग लगेगा ही लगेगा, और कैसे उससे बचा जा सकता है और क्यों बचना चाहिए। ये सब बातें उसमें लिखी हैं। कुछ राजनीति का अनुभव है। भाड़ा साहब का भी एक उसमें प्रसंग है कि भाड़ा साहब यहाँ आए थे जयपुर में, 1987 की बात है ये। बैठक थी कार्यकर्ताओं के आदर्श विद्या मंदिर में। मैं उनकी प्रबंध व्यवस्था में था। मैं वैसे तो वो बौद्धिक वाला काम संभाल रहा था उसमें जी, पर उनके पास रहता था मैं ज़्यादातर, उनसे नज़दीकी थी इसलिए उनके पास रहता। तो दादा भाई बैठे थे, मैं बैठा था। तो एक दिन वो बोले कि भाई वो जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि भाई हमको संगठन मंत्रियों की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमारे प्रचारक उधर है, अब यहाँ संघ का काम करेंगे, अच्छा है, काम जल्दी बढ़ेगा। तो हमने सारे बुला लिए। फिर वो जब उनको 1984 के चुनाव में 2 सीटें आई जी, तो फिर वो वापस मेरे पास आए, सब अटल जी, अडवाणी जी वगैरह, बाड़ा साहब ने बताया जी, और मुझसे कहा कि भाई हमसे भारी गलती हो गई और हमको संगठन मंत्रियों की जरूरत है। तो हमने कहा ठीक है, आपको जरूरत है तो हम दे देंगे। तो इससे उन्होंने बताया कि भाई राजनीति के साथ संघ का संबंध कैसा है। फिर एक प्रसंग और भी है कि गांधीवादी समाजवाद जो है, इसको जब बीजेपी बनी थी तो उन्होंने इसको अपना उद्देश्य तय किया कि गांधीवादी समाज हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग कोई भी इससे सहमत नहीं थे, हमको लगता था क्या मजाक है ये। लेकिन तरुण भारत जो निकलता है वो अपने स्वयंसेवकों के प्रयत्नों से शुरू हुआ और वही उसको अब भी निकालते हैं। संपादक भी अपने वैद्य जी रहे, बाबूराव जी वैद्य जो हैं। तो उसने संपादकीय लिखे 3। अच्छा। और उसमें बीजेपी की आलोचना की इसके लिए।
तो बाड़ा साहब ने संपादक को बुलाया अपने पास और उससे कहा कि भाई ठीक है, हम सहमत हैं, ये ठीक बात है कि हम उससे सहमत नहीं हैं, अच्छी बात है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से बीजेपी की आलोचना करें, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, विचार से हम ऐसे सहमत हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं, आलोचना इससे सहमत नहीं हूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तो बाला साहब भी अपने ही लोग हैं, तो उनका भी ये मार्गदर्शन था कि भाई ठीक है, किसी बात से हम सहमत नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये कौन से सन की बात होगी जब भाजपा ने ये कहा बाला साहब से या संघ से कि हमें संगठन मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है? 82-83 के आसपास? ये भाजपा की स्थापना कब हुई? 80 में हुई। 80 में हुई ना, तो ये 80-81 की बात है। दर्शकों के लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है कि इस दौर में जो लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, जो राजनीति को देख रहे समझ रहे हैं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक जो है बयान, वो बहुत वायरल हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है, हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया है। उस बयान का जिस तरीके से विश्लेषण किया गया और एक कहा जाए कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन इससे कितना पहले आप देखिए 1980-81 के आसपास भी इस प्रकार की बात आ चुकी थी। अभी तो केवल अलग तरह का बयान था, उस दौर में तो ये कह दिया गया था कि हमें संगठन मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई इतना बड़ा बवाल मचा क्या? अपने अपने संगठन है और संघ के कई पदाधिकारियों के साथ हमारी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि विचार परिवार हम जैसे बात करते हैं, विचार एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन सब संगठन जो है वो स्वतंत्र है अपने अपने तरीके से। और बाला साहब देवरस का ये एक कथन जो कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने भी बताया कि उनके विचार से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से आलोचना वो स्वीकार नहीं है। समझ सकते हैं कितनी गहराई होगी। केवल सतह पर रहकर आप संघ को नहीं समझ सकते हैं, भीतर की कार्य पद्धति कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत गहरी बात आपने ये बताई है निश्चित रूप से। मैंने इसीलिए बताई कि ये गहरी बात है और संघ के और भाजपा के संबंध कैसे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है थोड़ा सा। तो ये जो चर्चा है, अभी ये जो बात निकल कर आई, ये बात निकल कर आई धर्म संस्थापनार्थाय पुस्तक का उसका एक भाग है, काजल की कोठरी, और उसमें राजनीति के साथ में संघ का किस प्रकार से तालमेल है, कितनी दूरी है और कितनी नजदीकी है। यदि ये समझना है तो आपको वो पुस्तक निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। बहुत ही पठनीय और रोचकता बहुत उसमें है। आप एक बार शुरू करेंगे तो बिना पूरी किए नहीं रह पाएंगे। निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है। पुस्तक की हमने बात की, प्रचार विभाग में काम करते हुए भी बहुत सारे अनुभव आपके रहे, हमने तमाम विषयों पर चर्चा की। मैं ये जानना चाहूंगा कि यदि संघ में कोई व्यक्ति काम करता है, धीरे धीरे शाखा वर्किंग से आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ लोगों के चित्र ऐसे मानस पटल पर अंकित होते हैं कि लगता है कि वो मेरे लिए आदर्श रहे होंगे। अलग अलग दौर में नए नए लोग बदलते भी जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपको क्या लगता है आपके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जिन संघ के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का रहा होगा, ऐसे कोई 3-4 नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ। सबसे ज्यादा प्रभाव माननीय सोहन सिंह जी का रहा। सोहन सिंह जी, उनसे सब मतलब संघ को ठीक से जो है समझा और सीखा उन्हीं के पास रहकर। हस्ती जी हमारे लिए बड़े आदर्श जो थे हस्ती जी। रज्जू भैया वो हमको बहुत प्रेरक लगते थे। और धर्मनारायण जी जो प्रारंभ में विभाग प्रचारक थे, उनसे वो भी हमारे आदर्श थे। ऐसे ये 3-4 लोग जिनसे काफी प्रभावित मैं खुद हुआ। ये तो सोहन सिंह जी, हस्तीमल जी, धर्मनारायण जी, ये तो प्रचारकों की बात हुई। इनमें तो सब प्रचारक थे। कोई गृहस्थी कार्यकर्ताओं के भी नाम ऐसे ध्यान में आते हैं अभी? दादा भाई है। दादा भाई ने पूरे राजस्थान को प्रेरित किया और हमको भी लगता था कि दादा भाई बहुत बड़े आदर्श हैं। गिरिराज प्रसाद जी शास्त्री, दादा भाई जो है क्रांतिकारी थे। फिर हमारे जो है वो महानगर में रामकिशोर जी थे, राठी जी थे, ये बहुत प्रभावित करते थे। बहुत से कार्यकर्ता आपके साथ में भी काम करते करते आगे बढ़े हैं, जो कि 75 वर्ष के आसपास की आपकी आयु है, और महानगर कार्यवाह भी उस दौर में रहे। 1982-83 के आसपास किसी बातें रही होंगी।
हाँ, मैं क्या? महानगर कार्यवाह, पहले सह महानगर कार्यवाह था, फिर 87-88 में मैं महानगर तो ऐसे कार्यवाह। कुछ कार्यकर्ताओं के चित्र आंखों के सामने आ रहे हैं जो आपके समय में शाखा में आते थे, साधारण सामान्य कार्यकर्ता से आगे बढ़ते बढ़ते और फिर बड़ी वरिष्ठ जिम्मेदारियां जिनको मिली हों, ऐसे कुछ नाम ध्यान में आते हैं जो आपको लगता था कि हाँ, ये 5-7 नाम ऐसे पहले ही दिखते थे कि इनकी कर्मठता, इनकी चीजों को समझने की शक्ति ये ऐसी रहने वाली है? हाँ, नहीं, ऐसे काफ़ी लोग दिखते थे, और वो आज काफ़ी जो है वो काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता बने भी हैं। जी, कुछ नाम अपन हाँ। बता सकते हैं कोई यदि? हाँ, नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि जिन जिनके नहीं लूंगा वो उनको नाराज लगेगा हो कि भाई हम ये बड़ी अयोग्य दिखाइए। ये बड़ी दुविधा रहती है, बिल्कुल पर बिल्कुल। एक बात जरूर बता दूं मैं, जी। कि उस समय की जो हमारी टीम थी कार्यकर्ताओं की, मतलब उस समय यानी कि जब मैं महानगर कार्यवाह जब था, जी। और मैं करीब 7 साल तक रहा महानगर कार्यवाह, काफी लंबे समय तक रहा। हमारी टीम बहुत बढ़िया टीम थी। हम्म, मतलब जैसे बाड़ा साहब ने कहा था सरसंघ चालक बनने के बाद कि भाई देव दुर्लभ टोली है देव कार्यकर्ताओं दुर्लभ की। टोली। तो वैसे जयपुर की टीम भी मतलब बहुत ही तो उस बढ़िया देव टीम थी। दुर्लभ, जयपुर की देव दुर्लभ टोली में कौन कौन लोग थे आपके साथ ये उस समय? सब हमारे गिरधारी जी थे, अशोक जी जैन थे, कुंज बिहारी जी थे, हाँ, दो दो कुंज बिहारी जी, चंगोत्रा जी थे, अमरनाथ जी चंगोत्रा। अमरनाथ जी चंगोत्रा, ये तो हमारी टीम में थे उस समय। और बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा तालमेल से बहुत बढ़िया काम होता था, और बड़ा आनंद आता था काम करने में। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आप चेहरा देख के प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। ये है संघ का जो स्नेह है। पुराने साथियों को याद करते ही जिस तरीके का आनंद चेहरे पर झलकता है, निस्वार्थ भाव से, स्नेह प्रेम से, इसी प्रकार से बढ़ा है संघ। और जो टोली है उसमें आपस में भाइयों से भी अधिक हम कहें कि स्नेह प्रेम जो रहा है। उस दौर में न कोई सरकारें हुआ करती थी, न कोई अनुकूलता थी, केवल और केवल संघ का काम था, और अधिकांश जो है जोर वो भी संघ की शाखाओं पर ही रहता था। अब तो बहुत सारे संगठन भी हो गए हैं, गतिविधियां हो गई हैं, कार्य का विस्तार बराबर हो रहा है। क्या लगता है, स्नेह प्रेम संपर्क अभी भी वैसे ही बना रहता है? एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जी। सह सरकार्यवाह भी रहे वो। अच्छा। और वो पहले प्रचार प्रमुख थे, अखिल भारतीय प्रचार। हम्म, उसके पहले वो मध्य प्रांत के प्रांत प्रचारक थे। हम्म, तो चूंकि मैं भी प्रचार विभाग में था, तो वो प्रचार अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे, के साथ बैठते थे काफ़ी, तो खूब गपशप भी होती थी उनके साथ। हम्म, तो एक बार उन्होंने कहा मुझसे कि मैं जब प्रांत प्रचारक था, इतने कार्यक्रम आते थे संगठनों के, अपने संघ के, ये सब जो है, संघ के तो नहीं, लेकिन अन्य अन्य कार्यक्रम इतने आते थे कि बोले कि एक बार तो मैंने परेशान होकर कहा अधिकारियों से कि यार हमको संघ का काम भी करने दो। अच्छा। तो क्या है कि मेरे को लगता है कि चाहे संघ का काम करने की फुर्सत शायद उतनी नहीं मिल रही है अभी जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन जरूरी है ये। एक बार धन प्रकाश जी ने मुझसे कहा था कि भाई जड़ खाकर फल नहीं खा सकते। बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। वो धन प्रकाश जी जो है वो बहुत गहरी बात इसी तरह से कहते थे, जड़ खाकर आप फल नहीं खा फल सकते। नहीं खा सकते। तो जड़ जो है वो संघ है, शाखा है। संघ की शाखा है। अगर जड़ अगर कमजोर हुई तो बाकी फल पौधे फूल पत्तियां ये सब कमजोर होंगे। ये तो इसलिए ये मजबूत चलना, क्योंकि जैसे अब मैं, समय है ना हाँ अपने पास हाँ अब, हाँ, आराम से। जैसे पहला जो सत्याग्रह हुआ 1948 में, उस समय संघ का काम इतना विस्तृत नहीं था, हम्म, पर उसमें काफी स्वयंसेवक जो सत्याग्रह करके जेलों में गए। जी। आपातकाल में जो सत्याग्रह हुआ, हाँ, उस समय तो संघ का काम बहुत बढ़ गया था, हम्म, लेकिन सत्याग्रह करके जेल जाने वालों की संख्या 1948 से कम थी। अच्छा।
48 में ज्यादा ज्यादा लोग जेल जेल गए। गए, जबकि काम हाँ, बहुत कम था उस समय तो। यहाँ जेल में बंद ज्यादा इसलिए थे कि भाई काफी लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, हम्म। इसलिए जेल में बंद तो उस समय ज्यादा थे, और लेकिन स्वयं सत्याग्रह करके जाने वालों सत्याग्रह की करने वाले जो है वो कम कम। थे। अब अगर ऐसी स्थिति मान लो आ जाए अब, हम्म। तो मुझको लगता है कि अब सत्याग्रह करने वाले पहले से भी कम होंगे इस बार, क्योंकि वो जो एक चाहिए ना, मतलब जिद जो है काम करने की, जो दृढ़ता जो है, जो वो जरूरी है। जो 5 गुण है प्रार्थना में जो बताए हैं वो बहुत आवश्यक हैं, ध्येय, निष्ठा, वीर, व्रत, ये सब चीजें उनकी स्वाभाविक है। वैसे तो एक विस्तार के साथ कमी आती है इनमें, लेकिन इसको रोकना चाहिए। दो और तीन प्रश्नों के बाद में हम पूरा करेंगे। दो तीन खास बात जो संघ को लेकर सामान्य समाज में चलती है या एक वर्ग मीडिया का जो चलाता है, क्योंकि आप तो लंबे समय तक जागरण पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑथेंटिक तरीके से उन चीजों की, उन जिज्ञासाओं का समाधान भी हो जाएगा। बहुत से लोग सवाल खड़ा करते हैं आजादी के आंदोलन को लेके। संघ 25 में शुरू हुआ, देश 47 में आजाद हुआ। इस बीच में आजादी के लिए संघ ने क्या किया? छिद्रान्वेषी लोग जिनका यही काम है कमियां ढूंढना या कोई छिद्र ढूंढना, वो पूछते हैं लेकिन हमको इसका कोई प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब का जीवन स्वयं जो है कांग्रेस से शुरू हुआ। 2 बार कांग्रेस के आंदोलन में वो डॉक्टर साहब जेल गए। दूसरी बार, पहली बार 1921 में तो संघ बना नहीं था, लेकिन जब नमक आंदोलन जो गांधी जी का हुआ, नमक सत्याग्रह, उस समय संघ बन गया था। और वो महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ। तो उस समय विदर्भ प्रांत का तो सारा सत्याग्रह जो है वो स्वयंसेवकों के कारण ही सफल हुआ। स्वयंसेवकों ने ही उसका संचालन किया, अप्पाजी जोशी प्रमुख रूप से, और स्वयंसेवक उसमें सक्रिय रहे। स्वयंसेवकों की ही संख्या सबसे ज्यादा थी जेल में जाने वालों की। और डॉक्टर साहब भी जो है एक स्वयंसेवक के नाते से उन्होंने सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह जो था उस समय, वो उस समय 11 महीने जेल में रहे। और उस समय सरसंघ चालक का दायित्व तो उन्होंने किसी अन्य को सौंपा, कार्यकर्ता को, डॉक्टर परांजपे थे, उनको सौंपा। और एक सामान्य स्वयंसेवक के नाते से गए। तो यह था कि भाई अपना जिसके पास दायित्व है वो अपना दायित्व छोड़कर फिर जो है सामान्य स्वयंसेवक के नाते से सत्याग्रह करे। ऐसे मतलब सैकड़ों लोगों ने सत्याग्रह किया। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें तो शहीद होने वालों में जिनको गोली लगी उनमें स्वयंसेवक भी थे। तब इसके प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। स्वयंसेवक भी समाज का अंग है, समाज से ही आता है। समाज में जो कुछ भी चलता है स्वयंसेवकों से अछूता कभी नहीं रहता है। एक प्रश्न राजनीतिक क्षेत्र के लोग कई बार सवाल इस तरीके का भी करते हैं कि प्राथमिकता क्या है, भगवा ध्वज या तिरंगा? भगवा ध्वज और तिरंगा, इसको लेकर भी सवाल खड़े करते हैं लोग। नहीं, मैंने कहा है कि जो छिद्रान्वेषी हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं। बात भगवा ध्वज का अलग महत्व है, तिरंगा तो हमारा राष्ट्र का ध्वज है, भारत का जो पहचान अब तिरंगा है। तो इसमें कोई संघर्ष नहीं है। संघ कार्यालयों पर भी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा जो है लहराया जाता है। हाँ, मैंने खुद पाथेगण के कार्यालय में हर बार ये कार्यक्रम किया। किसी न किसी को बुलाते थे 26 जनवरी और 15 अगस्त, और तिरंगा बड़े शान से जो है फहरता था। तो हमारे देश की पहचान है अब तिरंगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टियों के जो कार्यालय हैं उनमें भी लंबे समय तक उन कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया गया। क्या वास्तविकता है? ये वास्तविकता है, बिल्कुल ये सच है। ये लंबे समय तक वहां साम्यवादी पार्टियों के कार्यालयों में कभी नहीं फहराया गया, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कार्यालयों पर भी नहीं फहराया गया। अच्छा। अब अगर फहराते हो तो बात अलग है। तो संघ कार्यालयों पर तिरंगा कब से फहराया जाने लगा, इसके बारे में भी कुछ कोई? अब ये मैं सन नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक मुझको ध्यान है संघ कार्यालयों पर और अन्य जो संस्थाओं के कार्यालय हैं उन पर भी
जो राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त, इन पर तिरंगा लहराया जाता है, जहां तक मुझको ध्यान है। जो लोग केवल प्रोपेगेंडा के अनुसार बात करते हैं, उनके लिए कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने स्पष्ट बात कर दी। और कई बार सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चीजें चलती हैं, और मैंने इस तरह की चीजें भी देखी हैं कि जब कुछ कार्यकर्ता वहां पर सीधी चुनौती देते हैं कि आप आइए संघ कार्यालय और देखिए वहां पर तिरंगे को लेकर, तिरंगे को फहराने को लेकर किस प्रकार का माहौल है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किस तरह का सम्मान है। तो केवल मन में दुराग्रह या पूर्वाग्रह रखने से काम नहीं चलता, चीजें वास्तविक रूप में क्या है उनको भी देखने की आवश्यकता है। काफी लंबी चर्चा हो गई, लेकिन फिर भी अब संक्षेप में आपसे, जो नए कार्यकर्ता संघ के साथ जुड़ रहे हैं, एक संदेश उनके लिए चाहेंगे, एक संदेश पुराने कार्यकर्ताओं के लिए चाहेंगे, और एक संदेश जो प्रचारक परंपरा में है, ऐसे 3 संदेश चाहिए। बात है कि तीनों को संदेश देने में कितना सक्षम हूँ ये मैं नहीं समझता कि मैं सक्षम हूँ। तो भी क्या है कि जो नए स्वयंसेवक हैं उनको निश्चित रूप से हमारी कार्य पद्धति ऐसी है कि वो अपने विचारों में संस्कारित हो जाते हैं। तब ये 1 घंटे कार्यक्रम कितने चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये तो मुझको अब जानकारी नहीं है कि पूरे चलते हैं कि नहीं, शाखा के 1 घंटे की। लेकिन स्वयंसेवक 1 घंटे की शाखा में से ही बनता है। और सोहन सिंह जी तो बार बार हमको ये कहते थे कि शाखाओं में होने वाले जो कार्यक्रम है उससे जो है स्वयंसेवक का 90% निर्माण उनसे होता है, जो शारीरिक कार्यक्रम होते हैं। तो जो नए स्वयंसेवक आ रहे हैं वो घंटे भर की शाखा में सारे कार्यक्रम करें, तो तभी वो संघ को धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। इसकी भी सीढ़ियां हैं, पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर जो है संघम शरणम गच्छामि, फिर धर्मम शरणम गच्छामि। तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए बुद्ध की शरण में आए हैं तो संघ की शरण में आ जाएं, और संघ की शरण में आ गए तो धर्म की शरण में आ जाएं। बड़ा रोचकता से आपने जवाब दिया। पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनमें कई बार ये लगता है, जो बातचीत में कई बार अनौपचारिक रूप से चर्चा भी आती है कि पहले जितना संपर्क नहीं हो पाता है ऐसे लोगों को। हाँ, पुराने कार्यकर्ता मतलब ज्यादातर को ऐसा लगता है कि भाई अभी जो कार्य चल रहा है वो संतोषजनक रूप से नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है। तो ये मानना चाहिए कि हर संगठन के विकास में कुछ सीढ़ियां होती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन के साथ पुराने कार्यकर्ताओं को भी सामंजस्य बिठा लेना चाहिए और उसी हिसाब से अपना योगदान देते हुए चलते रहना चाहिए। एक दौर में ये कहा जाता था कि संघ के कार्य का मूल आधार गृहस्थी कार्यकर्ता है। प्रचारक जो है वो अधिक समय लगाते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त होती है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले, कार्य की गति को बढ़ाने वाले हुआ करते थे। आधार गृहस्थी कार्यकर्ता हुआ करते थे। क्या कहना चाहेंगे इस दौर में? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। माणक जी हमारे पाथेयकन के प्रबंध संपादक थे जी, बहुत पुराने प्रचारक थे। वो हमेशा कहते थे कि प्रचारक का मतलब है जहाँ कम वहाँ हम। जहाँ कम वहाँ। ये भी बड़ी सरल सी बात है जी, कि जहाँ कहीं कमी हो वहाँ हम जाके उसको कमी को पूरा करेंगे। मतलब रहेंगे पीछे ही, लेकिन जहाँ कहीं कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो इस दौर में जो क्या है कि संघ के कार्य का आधार जो है वो गृहस्थ कार्यकर्ता है। अगर गृहस्थ कार्यकर्ता कभी भी किसी भी स्टेज पर कहीं भी अगर उपेक्षित महसूस करेगा तो कार्य को निश्चित रूप से हानि पहुंचेगी। तो ये बात सबको ध्यान में होगी ही, सब पुराने लोग हैं सब, लेकिन मेरे को लगता है कि याद दिलाना जरूरी है कि भाई आधार गृहस्थ कार्यकर्ता है, बढ़ा है और आगे भी जो बढ़ेगा वो गृहस्थ कार्यकर्ताओं के कारण ही बढ़ेगा। प्रचारक पद्धति ये पुश करने के लिए है, ये प्रेरणा देने के लिए है, ये सब बात ठीक है, लेकिन प्रचारक ओरिएंटेड अगर काम हुआ तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी।
ऐसा मुझको लगता है। अब ये मेरा कहना कितना सही है ये अलग बात है। बहुत बड़ी बात कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने कही है कि कार्यकर्ता जो है वो गृहस्थी कार्यकर्ता वो आधार है। और साथ ही साथ इस चर्चा में बहुत से विषय आए, प्रचार विभाग की ये बात आई, किस तरह से सामूहिक नेतृत्व संघ में लिया जाता है, संपर्क और स्नेह की बात आई, और खास बात ये भी आई जो धन प्रकाश जी त्यागी के माध्यम से कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने कही कि आप जड़ को खाकर फिर फल नहीं खा सकते अधिक समय तक। तो मूल जो है वो संघ का, संघ की शाखा है, शाखा के 1 घंटे के कार्यक्रम है और उसी के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। आपका क्या कहना है इस एपिसोड पर, इस पूरी चर्चा पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और ये सीरीज 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की लगातार चल रही है। आप हमारे चैनल पर इस सीरीज के तमाम वीडियो देख सकते हैं। आगे के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कन्हैयालाल जी, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।